आज हम बात करने वाले हैं एम्पियर के नियम के चौथे अनुप्रयोग जो कि है टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। बेसिकली सबसे पहले यहाँ हमें समझना होगा कि बेसिकली आपका टोरॉइड होता क्या है। देखिए आप सभी ने परिनालिका अवश्य पढ़े हैं। वो क्या होता है कि जब हम परिनालिका पर इस प्रकार से क्या करते हैं, तार को क्या कर देते हैं, लपेट देते हैं। कोई भी चालक तार ले लीजिए या तांबे का तार, जब इस प्रकार से हम लपेट देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, ऑब्वियस सी बात है हमें परिनालिका प्राप्त हो जाती है। अब जब हम इस परिनालिका के दोनों हिस्सों को पकड़ेंगे और दोनों हिस्सों को पकड़ के दोनों हिस्सों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, आपका टोरॉइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, टोरॉइड बन जाएगा। अर्थात जब हम परिनालिका के दोनों हिस्सों को पकड़कर उसे आपस में जोड़ देते हैं तो किसका निर्माण हो जाता है, टोरॉइड का निर्माण हो जाता है। तो ओके, टोरॉइड आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यदि मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूँ, इस प्रकार से आपका टोरॉइड दिखाई देता है। ये होता है टोरॉइड। देखो आपकी परिनालिका ऐसी थी, अब परिनालिका के दोनों हिस्सों को पकड़ा और मैंने आपस में से जोड़ दिया। परिनालिका के दोनों हिस्सों को जोड़ा, पकड़ा और आपस में से जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, आपका टोरॉइड हो गया। ओके, तो इस टोरॉइड में जिस प्रकार से परिनालिका में क्या लगी होती है, इस प्रकार से तांबे के तार लगे होते या चालक तार लगे होते, उसी प्रकार से टोरॉइड में भी क्या लगेंगे, ऑब्वियस बात है चालक तार। क्योंकि जब मैं परिनालिका के दोनों हिस्सों को पकड़ता और आपस में जोड़ता हूं तभी मुझे मिलता है। परिनालिका में क्या लगी रहती है, ऐसी चालक तार लगी रहती है, तांबे की तार लगी रहती है। तो यहाँ पर भी क्या लगी होगी, तांबे की तार लगी होगी। तो यहाँ जो तांबे की तार लगी होती ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ, कुछ इस प्रकार से लगी होती है। देखिए यहाँ से जाती है इस प्रकार से, ये ऐसे लगी रहती है, ये ऐसे निरंतर लगी रहती है, ये ऐसे यहां पर लगी रहती है। ओके, इसे मैं अच्छे से बना लेता हूं। इस प्रकार से ऐसे लगी रहती है। आप फील भी कर सकते हैं और यहां से ऐसे निकल जाती है। ओके, देखिए यहाँ हो क्या है, बेसिकली समझना, यहाँ बेसिकली आपकी जो तार है वो अंदर से जा रही है। मतलब आपको ये बाहर है, ये वाली जो तार है ना वो अंदर से जा रही है और ये वाली तार आपको बाहर दिख रही है। तो मैं ये वाले भाग को क्या कर सकता हूँ, हटा सकता हूँ। ये वाले भाग को भी हटा सकता हूँ, ये वाले भाग को भी हटा सकता हूँ, क्योंकि आप फील आना जरूरी है। देखिए फिजिक्स के टॉपिक आपको तभी समझ में आते जब क्या आए उसका आपको फील आए। उस टॉपिक का बेसिकली क्या है, आपको फील आए, तभी उस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। ओके, तो फील दिलाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस भाग को ऐसे आपस में हटा देता हूँ ना। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते ये वाली तार है वो अंदर से गई है और बाहर निकली है। ये अंदर से गई है फिर बाहर निकली, अंदर से गई है फिर बाहर निकली, अंदर से गई है फिर बाहर निकली। तो देखो ये है आपकी बाहर वाली तार और अंदर वाली तार तो हमें दिखने नहीं वाली। आप समझ सकते हैं डोनट से, अपने दिमाग में डोनट की कल्पना कीजिए और डोनट में आप क्या कर दीजिए, इस प्रकार से वायर लपेटना स्टार्ट कर दीजिए। तो जो पीछे वाला वायर होगा ना आपका, जब आप लपटेंगे डोनट में वायर को तो जो पीछे वाला वायर होगा नहीं दिखने वाला। तो इसी प्रकार से ये हो गया आपका एक डोनट हो गया, समझ सकते। और डोनट में हमने वायर नीचे से ऐसा लगाना स्टार्ट किया तो बाहर वाली जो वायर होगी, बाहर वाले हिस्से, डोनट का पीछे वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा, बाहर वाले हिस्से में जो वायर आप मतलब लगाओगे वो तो आपको दिखने वाला है। जैसे कि यहाँ पर दिख भी रहा है, तो जो दिख रही है ना वो बाहर वाला हिस्सा है और जो नहीं दिख रही है ना वायर तार, वो क्या है, पीछे वाला हिस्सा है। डोनट हो गया, उसके पीछे वाले हिस्से में देखना, पीछे वाले हिस्से से आप तार को बांधना और सामने से देखना, आपको तार नहीं दिखने वाला जो अपने डोनट के पीछे वाले हिस्से में बनाए होंगे। तो बेसिकली ये यही है। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाता है, टोरॉइड। बस परिनालिका को के दोनों हिस्सों को पकड़ना, इस प्रकार से आपस में जोड़ देना है तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, टोरॉइड प्राप्त हो जाता है। ये हो गई आपकी बाहर वाली तार, ये हो गई आपकी अंदर वाली तार। अब जैसे हम क्या कर देते हैं, इसे बैटरी से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ते हैं, बैटरी से, और साथ ही साथ एक कुंजी से जोड़ देते हैं। बैटरी से जोड़ देते हैं, कुंजी से जोड़ देते हैं। जैसे कुंजी हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ से क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो देखिए यहाँ से धारा प्रवाहित होगी, अब धारा नीचे से बहेगी और यहाँ से क्या होगी, बाहर निकलेगी, फिर धारा अंदर जाएगी, फिर बाहर निकलेगी। तो धारा की दिशा कुछ इस प्रकार से आपकी रहने वाली। फील देखिए, बेसिकली टोरॉइड परिनालिका ऐसे टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट भी है और फील करने वाले टॉपिक है। कैसे टॉपिक है, पूरे फील करने वाले टॉपिक है। ओके, तो इन्हें फील करना जरूरी। देखिए धारा यहाँ से बह रही है, अब अंदर से बहेगी धारा, जो भाग आपको नहीं दिख रहा है और जो भाग आपको दिख रहा है उसमें से धारा ऐसी बहेगी, फिर अंदर जाएगी, फिर ऐसी बहेगी, फिर अंदर जाएगी, फिर ऐसी बहेगी। कल्पना करने की प्रयास कीजिए कि क्या यहाँ पर हो रहा है, इमेजिन करने का प्रयास कीजिए कि यहाँ पर किस प्रकार से हो रहा है। तो देखिए धारा किस प्रकार से बह रही है,
मतलब कि जो आपका इसका अंदर वाला हिस्सा में कहाँ जा रही है, अंदर की ओर जा रही है, और जो इसका बाहर वाला हिस्सा है उसमें वो बाहर की ओर। ये बेसिकली ये वाला हिस्सा जो है ना, ये तो है आपका बाहर का हिस्सा, ये वाला बाहर का हिस्सा है, तो बाहर के हिस्से से धारा अंदर जा रही है ना। उस वायर जो कि आपको वो वाला वायर नहीं दिख रहा है, उस वायर में से धारा ऐसे जा रही है, और जो वायर आपको दिख रहा है वो धारा ऐसे जा रही है ना। तो इसी प्रकार से बस वैसे ही आपका क्रम फॉलो हो रहा है ना। तो ये समझना बेसिकली जरूरी है। ओके, अब देखिए जैसे परिनालिका के भीतर जैसे धारा बहना स्टार्ट होती, तो ये क्या कर रहा था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा था। हमने बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी निकाले थे, वो कितना था बेसिकली μ0 इंटू Ni, यह आता चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो देखिए इस टोरॉइड में से भी क्या प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है, और प्रत्येक धारावाही चालक क्या उत्पन्न करता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो हमें इसी टोरॉइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसकी क्या करनी है, गणना करनी है। तो बेसिकली हमें टोरॉइड के कारण तीन स्थितियों में, पहला टोरॉइड के बाहर जब आपका बिंदु P कहां पर होगा, बिंदु P आपका बाहर होगा। दूसरी परिस्थिति जब आपका बिंदु P केंद्र में होगा। तीसरी परिस्थिति जब आपका बिंदु P अक्ष में होगा। तो तीन स्थितियों में हमें किसकी गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो देखिए बेसिकली ये तो हो गया आपका छोटा डायग्राम। बेसिकली यदि हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तो हमें एक बड़ा डायग्राम लेना पड़ेगा, जिसे मैं आपका बना लेता हूं कुछ इस प्रकार से। ओके, ये हो गया इसका ये वाला हिस्सा, और अब बना लेते थोड़ा बड़ा वाला हिस्सा, ऐसा हो गया। ये बेसिकली ये हो गया इसका आपका कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा, और ये वाला हो गया इसका बाहर वाला हिस्सा। हालांकि थोड़ा जैसे भी बना, लेकिन आप इसे गोल गोल ही समझिए। ओके, बस हमने परिनालिका रहती है, इस परिनालिका को ऐसे इसके दोनों हिस्सों को जोड़े तो क्या बन गया, टोरॉइड बन गया। अब इसमें क्या लगी हुई है, आप इस प्रकार से तार लगी हुई है। तो देखिए मैं तार को कर देता हूँ। देखिए बेसिकली ये यहाँ की जो तार होगी वो अंदर से जा रही है, जो कि हमें नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ से क्या होगी, आपकी वायर निकलेगी यहाँ से वायर। देखिए ऐसे, फिर ये क्या होगी, पूरी होगी। तो मैं इस प्रकार से इसको दिखा देता हूँ, ऐसे इस प्रकार से। फिर से आपको वायर भी दिखने वाली, फिर से ये ऐसी होगी, फिर से यहाँ पे क्या होगा, ऐसा होगा। इस प्रकार से आपकी फिर से आपके यहाँ से जो वायर जा रही है वो नहीं दिखने वाली, फिर से ये होगा, है ना। तो बेसिकली मैं क्या करता हूँ, केवल 3 वायर तक दिखाता हूँ, बाकी फिर ऐसे मैं डॉट पर दिखाना प्रदर्शित कर देता हूँ। ओके, ये तो ये बेसिकली क्या बन गया, टोरॉइड बन गया। यहां से क्या हो रहा है, आपकी ये वायर बह रही है, देखिए वायर है। अब यहाँ से जो धारा दिख रही है ये तो इसके पीछे आएगा ना, यहाँ से जो वायर जाएगी वो पीछे वाले भाग में गई। तो यदि हम सामने से देखेंगे ये वाला भाग हमें नहीं दिखेगा, इसलिए ये वाला भाग मैंने नहीं दिखाया। फिर ये कहाँ जाएगी, आपके सामने वाले हिस्से से जाएगी, डोनट के सामने वाले हिस्से से समझ सकते हैं। तो ये वाली तार हमें दिखेगी यदि हम सामने से देखते, तो मैंने इस प्रकार से इसे बनाया। फिर से हमें दिखेगी, फिर दिखेगी, फिर से नहीं दिखेगी, फिर दिखेगी, ऐसे आपको इमेजिन कर जाना है। अब मैंने 3 तार तक दिखाया हूँ। उसके बाद बस ये वाला ऐसे दिखा दिया कि यहाँ से आपकी धारा निकल रही है, ऐसे निकल रही है, और यहाँ से आपकी धारा अंदर की ओर जा रही है। तो बेसिकली समझना, यहाँ से क्या हो रही है, आपकी धारा जो आपका ये बाहरी वाला हिस्सा है, जो बाहरी वाला हिस्सा है, इससे धारा अंदर की ओर जा रही है, अंदर की ओर जा रही है। और ये जो आपका अंदर वाला हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है, इससे धारा बाहर की ओर आ रही है। ऐसे देखिए, ये धारा अंदर की ओर जा रही है, बाहर की ओर आ रही है, अंदर की ओर जा रही है, बाहर की ओर आ रही है, अंदर की ओर जा रही है, बाहर की ओर आ रही है, अंदर की ओर जा रही है, बाहर की ओर आ रही है। तो यहाँ पर एक बात गौर करना, जब धारा ऐसे जा रही है, बाहर की ओर आ रही है, तो देखो यहाँ पर यदि बात करूं तो धारा की दिशा आपकी ओर है। कैसे, ये जा रही धारा, यहां से ऐसी धारा बही, फिर आपकी ओर आएगी, यहां से ऐसी धारा गई। मतलब कि ऐसा बोल सकते कि नीचे वाले बिंदु पर धारा आपसे दूर जा रही है। बेसिकली जो नीचे वाला बिंदु, उस पे जो धारा है वो क्या जा रही है, आपसे दूर जा रही है। जबकि ऊपर वाला जो है धारा ऐसे जा रही है, और धारा क्या आ रही है, बाहर निकल रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर निकल रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर निकल रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर निकल रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर निकल रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर निकल रही है। तो देखो जब धारा आपकी बाहर निकल रही है ना, तो देखो धारा जब यहाँ पर आ रही है तो आपकी ओर आ रही है धारा की दिशा, है ना। बेसिकली क्या आ रही है, आपकी ओर धारा की दिशा, मतलब इस वाले जो आपका आंतरिक हिस्सा है उसमें जो धारा की दिशा है वो आपकी ओर है। बेसिकली आपकी धारा ऐसे जा रही है, फिर आपसे आपकी ओर आ रही है। मतलब कि यहाँ पर यदि मैं देखूंगा धारा की दिशा, तो वो आपकी ओर होगी, मतलब कि आपकी ओर होगी। और जब भी धारा आपकी ओर होती है तो हम किसका काम में लेते हैं, डॉट का काम में लेते हैं। किसे काम में लेते हैं, हम डॉट को काम में लेते हैं। मतलब कि यहाँ पर जितनी आपकी धारा है उसकी जो दिशा होगी वो किसकी ओर होगी, वो जो दिशा होगी वो आपकी ओर होगी। और जब भी दिशा आपकी ओर होती है तो हम किसका काम में लेते हैं, डॉट का
काम में लेते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा, डॉट लिख लूंगा। ओके, लेकिन यदि आप बाहरी वाले हिस्से में देखेंगे ना तो धारा आपकी इस प्रकार से गई, ध्यान से देखिए, धारा ऐसे गई फिर बाहर निकली, फिर ऐसे गई फिर बाहर निकली, फिर ऐसे गई फिर बाहर निकली। अब देखो जब धारा यहाँ पर आती है तो आपकी ओर होती है, इसमें डॉट दिखा दिया, लेकिन जैसी धारा यहाँ पर आती है तो अंदर की ओर जाती है। देखिए ऐसे, तो देखिए जैसे मैं ये वाले हिस्से की बात करूं तो धारा आपसे दूर जा रही है, धारा आपसे दूर जा रही है, इसलिए यहाँ पर हमें किससे काम में लेना पड़ेगा, क्रॉस में। मतलब ये वाले एरिया में क्या होगा, जो बाहरी वाला हिस्सा है उसमें धारा आपसे दूर जा रही है और जबकि उसमें धारा क्या आ रही है, आपकी ओर आ रही है। बेसिकली टोरॉइड में यही समझने वाली चीज है कि धारा की दिशा क्या होगी और धारा किस प्रकार से होगी, और इस टॉपिक को फील लेना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से जो अंदर वाला हिस्सा है उसमें धारा की दिशा आपकी ओर होगी, जबकि बाहर वाला हिस्सा है उसमें धारा की दिशा कहाँ होगी, आपसे दूर होगी। कैसे, ऐसे जा रही धारा, तो देखिए अंदर वाले हिस्से से ऐसे जा रही है फिर बाहर निकल रही है, फिर अंदर जा रही है फिर बाहर निकल रही है, फिर अंदर जा रही है फिर बाहर। देखिए जब बाहर निकल रही है तो आपकी ओर आ रही है, और जब ऐसे अंदर जा रही है बाहर वाले हिस्से से तो आपसे दूर जा रही है, आपसे दूर जा रही है। देखना बाहर से ऊपर, अंदर वाले हिस्से से आपकी ओर आ रही है, नीचे वाले हिस्से से बाहर की ओर ऐसे जा रही है। इसलिए यहाँ पर जो आपकी धारा की दिशा है वो यहाँ वाले हिस्से में आपकी ओर है, जबकि ये वाले हिस्से में आपसे दूर है। आपकी ओर है आपसे दूर है, आपकी ओर है आपसे दूर है, आपकी ओर है आपसे दूर है, आपकी ओर है आपसे दूर है। इस प्रकार से बाहरी वाले हिस्से में जो धारा की दिशा होगी वो आपसे दूर होगी, जबकि अंदर वाले हिस्से में जो धारा की दिशा होगी वो आपकी ओर होगी, जो कि मैंने डॉट और क्रॉस से दिखा दिया। ओके, अब बेसिकली हमें क्या करना है, इस टोरॉइड के कारण जो आपका बिंदु P जब कहां पर हो, आपके बाहर हो, जब आपका बिंदु P बाहर हो, जब आपका बिंदु P केंद्र में हो, और अब जब आपका बिंदु P अक्ष पे हो, उसकी क्या करनी है, हमें गणना करनी है। ओके, तो मैं छोटे डायग्राम को मिटा देता हूँ, हमें केवल इस बड़े डायग्राम से अब हमें मतलब है। ओके, तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले आपका बिंदु P क्या ले लेना है, बाहर ले लेना है। तो पहली परिस्थिति क्या हो गई, जब आपका बिंदु P क्या हो, टोरॉइड के बाहर हो, तब हमें इस बिंदु P पर क्या देखना है, चुंबकीय क्षेत्र देखना है, वो भी किसके नियम से, एम्पियर के नियम से। तो बेसिकली एम्पियर का नियम लिख लो। एम्पियर का नियम क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का जो रेखा समाकलन होता है वो म्यू इनटू समेशन ऑफ आई के क्या होता है, बराबर होता है। अब देखिए एम्पियर का नियम तभी लागू कर सकते हैं जब आपका क्या हो, एक बंद पाथ हो। क्या हो, इस प्रकार से बंद पाथ हो। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो आपका टॉपिक का नाम है उसे हम थोड़ी देर के लिए मिटा देंगे, क्योंकि बेसिकली हमें बंद पाथ बनाना पड़ेगा। तो बंद पाथ में कुछ इस प्रकार से बनाना रहता है कि जो आपका बिंदु P है उसमें आ जाए। तो मैं बंद पाथ आपको कुछ इस प्रकार से बना लेता हूँ। ये हो गया बंद पाथ, जिसका क्या है, गोलाकार है। हालांकि यहाँ पर इतनी जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा दिखा नहीं सकता है, हालांकि ये गोलाकार ही, यहाँ पर जगह की अनुपस्थिति होने के कारण मैं इसे गोलाकार नहीं बना पाया, और यहाँ पर भी। ओके, तो आपका क्या हो गया, गोलाकार पथ हो गया, जिसमें क्या रखा है, आपका एक बिंदु P रखा हुआ है। ओके, अब एक हमें यहाँ पर एक अल्पांश लेना पड़ेगा, तो मैं अल्पांश लेता हूँ, ये हो गया आपका अल्पांश dl हो गया। बेसिकली अब यहाँ पर बेसिकली इसे मुझे किससे जोड़ना पड़ेगा, बैटरी से जोड़ना पड़ेगा, जो कि मैं जोड़ देता हूँ आपका इस प्रकार से, तभी तो आपकी धारा प्रवाहित होगी, है ना। इस प्रकार से जोड़ दिया। तो अब हम क्या लगा सकते हैं, जब आपका बिंदु P बाहर हो तब हम एम्पियर का नियम लगा सकते हैं। तो देखो जो आपका B डॉट dl, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, B dl cos थीटा लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, B डॉट dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ आई। अब देखिए यहाँ पर आप बात ही समझने की, समेशन ऑफ आई, समेशन ऑफ आई का मतलब होता है इस बंद पथ के भीतर, इस बंद के पथ के भीतर जितनी भी आपकी उपस्थित धारा है। अब देखिए इसके भीतर जो उपस्थित धारा है वो किस प्रकार से समझने का प्रयास कीजिएगा। आपकी धारा नीचे से जा रही है, फिर बाहर आ रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर जा रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर जा रही है, फिर अंदर जा रही है, फिर बाहर जा रही है, फिर बाहर जा रही है। ऐसा ही संपूर्ण टोरॉइड में हो रहा है आपका। तो यहाँ पर देखना, जितनी धारा अंदर जा रही है उतनी धारा बाहर आ रही, जितनी धारा अंदर जा रही उतनी धारा बाहर आ रही, जितनी धारा अंदर जा रही उतनी धारा बाहर आ रही, जितनी धारा अंदर जा रही उतनी बाहर आ रही, जितनी धारा अंदर जा रही उतनी धारा बाहर जा रही, अंदर जा रही है उतनी बाहर आ रही है, अंदर जा रही है उतनी बाहर आ रही है, अंदर जा रही है उतनी बाहर आ रही है। इस प्रकार से धारा का प्रवाह हो रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो धारा का जो बीजगणितीय योग होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। क्योंकि देखिए जो धारा ऐसे जा रही है उसके लिए हम क्या लेंगे, प्लस का आई लेंगे। जो धारा ऐसे जा रही है, जो मतलब नीचे से जा रही है उसके लिए प्लस का आई, लेकिन जो ऐसे ऊपर से जा रही है मतलब जो आपकी ओर है उसके लिए क्या लेंगे, माइनस आई। ओके, फिर से धारा अंदर की ओर जाएगी तो प्लस का आई, फिर से धारा क्या जाएगी आपकी बाहर की ओर जाएगी तो माइनस का आई, फिर से धारा क्या जाएगी अंदर की ओर जाएगी तो प्लस का आई, फिर से धारा क्या होगी बाहर की ओर आएगी तो क्या लेना पड़ेगा, हमें माइनस का आई। अब देखिए इसी प्रकार से प्लस का आई, माइनस का आई, प्लस का आई, माइनस का आई, प्लस का आई, माइनस का आई, प्लस जितनी धारा आपकी
अंदर जा रही है उतनी धारा बाहर आ रही है, जितनी अंदर जा रही है उतनी बाहर आ रही है। मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं यदि इनका बीजगणितीय योग करेंगे तो पूरा कट जाएगा और आंसर कितना होगा, शून्य होगा। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि आपका जो समेशन ऑफ i का मान होगा वो कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके इस बंद पाथ के भीतर जितनी धारा अंदर जा रही उतनी धारा बाहर निकल रही, जितनी धारा अंदर जा रही उतनी बाहर निकल रही, जितनी धारा अंदर जा रही उतनी क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। इसी कारण समेशन ऑफ i का मान कितना हो जाएगा, शून्य। म्यू नॉट इंटू शून्य कितना हो जाएगा आपका, शून्य ही हो जाएगा। अब बेसिकली देखो जब इसका मान ही शून्य हो चुका है, ओके, तो आपका b का भी मान क्या हो जाएगा, अपने आप शून्य ही आने वाला है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर थीटा का मान कोई ना कोई मान तो आएगा ही। अब मान लेते हैं यहाँ पर थीटा का मान ऐसे एज्यूम कर लेते हैं कितना आता है आपका, 0 डिग्री आता है। cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फिर आपकी 1 हो जाएगी। अब फिर क्या हो जाएगा आपका b dl into 1 कितना हो जाएगा, b dl ही हो जाने वाला है। अब b को क्या ले लेंगे, फिर हम बाहर लेंगे जो क्लियर रहता है। dl का ये छोटा सा भाग है, जब ऐसे छोटे छोटे भागों को जोड़ेंगे तो मुझे संपूर्ण एक वृत्त प्राप्त होगा। और एक वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r होती है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 पाई into स्मॉल r। यदि इसकी मैं त्रिज्या क्या मान लेता हूँ, स्मॉल r मान लेता हूँ। अब देखिए 2 पाई r अभी गुणे में इधर भेजूंगा तो किसमें आएगा, भाग में ही आ जाएगा। 0.25 कितना हो जाएगा आपका, 0 ही हो जाएगा। तो बोल सकते हैं ना कि जो आपका b का मान होगा वो 0 ही आने वाला है। चलो अब मैं मान लेता हूँ b डॉट dl cos थीटा था यहाँ पर। उसके बाद म्यू नॉट इंटू क्या था यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या था आपका, म्यू नॉट इंटू 0 था। अब म्यू नॉट इंटू 0 कितना होता है, 0। अब यहाँ पर यदि थीटा का मान यदि मैं 90 रखता हूँ, कितना रखता हूँ, 90। cos 90 कितना होता है, 0। अपने आप ये क्या हो जाएगा, पूरा 0। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान आएगा वो कितना आएगा, 0 ही आएगा। क्योंकि जो आपका b dl cos थीटा है, समाकलन ऑफ b dl cos थीटा है, वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो cos थीटा नीचे जाएगा, cos थीटा जैसे नीचे जाएगा तो 0 पर cos थीटा 0, फिर dl भी इसके नीचे जाएगा, क्या हो जाएगा, 0। इसलिए हम बोल सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आएगा, 0 आएगा। अतः ऐसे एक बात समझ में आती है कि यदि कोई बिंदु P कहां पर स्थित हो, आपके टोरॉइड के बाहर स्थित हो, तो चूंकि जितनी धारा अंदर जाती है उतनी धारा बाहर आती है, तो बीजगणितीय योग कितना हो जाता है, धारा का शून्य हो जाता है, जिसका चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। अब हमें दूसरी परिस्थिति देखनी है, जब आपका बिंदु P कहां पर हो, केंद्र पर हो। कहां पर हो, केंद्र पर हो, मतलब कि इसके केंद्र पर हो। तब हमें किसका मान देखना है, आपके चुंबकीय क्षेत्र का मान देखना है। बेसिकली ये जो है आपका, मैं इसे पूरी तरह से मिटा देता हूं क्योंकि हमें अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। ओके, इस प्रकार से अब हमें कहां देखना है, दूसरी परिस्थिति, जब आपका बिंदु P कहां पर हो, आपके भीतर आता है। भीतर भी कहां, जब आपका बिंदु P केंद्र पर हो, टोरॉइड के केंद्र पर हो। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी हमें एम्पियर के नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना है। तो यहाँ पर भी हमें क्या लेना पड़ेगा, एक बंद पाथ लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी जो बंद पाथ है वो मान लेते, मैंने बंद पाथ क्या ले लिया, आपका इस प्रकार से एक वृत्ति ले लिया है। और अब बंद पाथ इस प्रकार से लेना रहता है कि उसमें क्या आ जाए, आपका बिंदु आ जाए। तो इस प्रकार से ले लिया। अब यहाँ पर मुझे क्या लेना पड़ेगा, अल्पांश लेना पड़ेगा dl। क्योंकि जब एम्पियर का नियम लगाते हैं सबसे पहले एक बंद पाथ होना जो कि बिंदु को रोकेगा, कर लिए। उसके बाद आपके पास एक अल्पांश होना dl, वो भी हमने रख लिए। अब देखना यहाँ पर लगाते हैं b डॉट dl को क्या लिख सकता हूँ मैं, b dl cos थीटा इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन ऑफ i का मतलब क्या होता है, इस बंद पाथ के भीतर उपस्थित कुल धारा। अब देखिए इस बंद पाथ के भीतर उपस्थित कुल धारा कितनी, शून्य है, क्योंकि इसके भीतर तो कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही ना, धारा का से प्रवाहित हो रही है, यहाँ से प्रवाहित हो रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ से अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। इसमें से तो कोई धारा प्रवाहित ही नहीं हो रही है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहाँ से जो आपका समेशन ऑफ i का मान होगा वो कितना हो जाएगा, आपका शून्य हो जाएगा। और म्यू नॉट इंटू शून्य कितना होता है, आपका शून्य ही होता है। और यदि b dl cos थीटा समाकलन 0 आ गया तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि b का मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि केंद्र पर भी जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होता है, जब आपका बिंदु P केंद्र पर हो तब टोरॉइड का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। क्योंकि जब आपका बिंदु P बाहर था तब शून्य क्यों होता है, क्योंकि जितनी धारा अंदर जा रही थी बंद पाथ के, यदि जब हमने लेते तो जितनी धारा अंदर जा रही थी उतनी धारा बाहर निकल रही थी, है ना। जिसका जो बीजगणितीय योग आया था वो क्या आ गया था, शून्य आ गया था, जिसके कारण आपका b का मान शून्य था। लेकिन यहाँ तो बंद पाथ के भीतर ही धारा नहीं है, बंद पास के अंदर ही धारा नहीं है। अब यदि अंदर धारा नहीं है तो उसका बीजगणितीय योग भी क्या हुआ, शून्य होगा। धारा का मान शून्य हो चुका है तो b का मान भी क्या हो जाएगा, अपने आप शून्य हो जाएगा। क्योंकि b del cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो b का मान क्या होने वाला है, शून्य ही होने वाला है। तो पहली परिस्थिति जब आपका बिंदु P बाहर था तो क्या था, आपका टोरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र शून्य था, क्योंकि जितनी धारा अंदर रहती है उतनी धारा बाहर, बीजगणितीय योग शून्य। लेकिन जब अंदर था तो कोई धारा ही नहीं गुजरी आपके पास में से, तो भी आपके चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना हो गया, शून्य हो गया। अब हम देखेंगे तीसरी परिस्थिति, जब आपका बिंदु P कहां पर होगा, अक्ष पर होगा।
तीसरी परिस्थिति क्या होगी, जब आपका बिंदु P अक्ष पर हो। अब हम बेसिकली देखते हैं कि यहाँ पर आपकी क्या परिस्थिति बनेगी। तो इसको हटा देते हैं इस प्रकार से, और जो आपका बिंदु P है उसे हम कहाँ ले लेते हैं, अक्ष पे ले लेते हैं। अब बात आती है अक्ष क्या होता है। देखो अक्ष बेसिकली होता है जो कि यहाँ से ऐसे गुजरता है, अक्ष ये हो गया आपका बेसिकली अक्ष। ये होता है किसका अक्ष, ये होता है आपके टोरॉइड का अक्ष। इस प्रकार से हो गया। अब अक्ष पर एक हमें बिंदु लेना है, बिंदु P लेना है, और इस बिंदु P पर मुझे क्या ज्ञात करनी है, चुंबकीय क्षेत्र का मान बेसिकली ज्ञात करना है। तो बेसिकली समझ में आया, अक्ष पर स्थित एक बिंदु P है, उस पर एक टोरॉइड का चुंबकीय क्षेत्र देखना है। बाहर भी शून्य, बीजगणितीय शून्य था क्योंकि अंदर धारा नहीं बनी तो बीजगणितीय वैसे शून्य। अब यहाँ पे देखना है कि यहाँ पर क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा, यदि हमें इस बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो हमें क्या लेना पड़ेगा, बंद पाथ लेना पड़ेगा, तभी लगा सकते हैं एम्पियर का नियम। तो जो बंद पाथ है मैं यही वाला ले लेता हूं आपका, ये जो है ना आपका, इसे क्या ले लेता हूं मैं आपका बंद पाथ। ये जो आपका अक्ष है उसी अक्ष जो कि आपका गोलाकार है, इसे क्या मान लेते हैं, मैं आपका अपना बंद पाथ मान लेते हैं। इस प्रकार से ले लिया मैंने, इस प्रकार से आपका बंद पाथ ले लिया। जो इसका अक्ष था ना, अक्ष पे आपका बिंदु P था, उसी अक्ष को मैंने क्या मान लिया, बंद पाथ मान लिया, जिसमें आपका बिंदु P भी आ गया है। अब इस पे क्या लेना पड़ेगा, मुझे अल्पांश लेना पड़ेगा। तो अल्पांश के लिए मैंने dl अल्पांश ले लिया। हाँ, अब बेसिकली देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बी डॉट dl को क्या लिख सकते हैं, बी dl cos थीटा, क्या लिख सकते हैं, बी dl cos थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई। अब यहाँ पर समेशन ऑफ आई का मान कितना होगा, यहाँ पर समेशन ऑफ आई का मान 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि देखो बेसिकली पहली परिस्थिति जब आपका बिंदु P बाहर था तो जितनी धारा अंदर जा रही थी उतनी धारा बाहर आई थी, मतलब जितनी धारा अंदर जा रही थी उतनी धारा बाहर आ रही थी। इसका बीजगणितीय योग शून्य होगा था। जब आपका बिंदु P केंद्र में था तो उसमें से कोई धारा ही नहीं बह रही थी, इसके कारण जो आपका क्या था, चुंबकीय क्षेत्र था वो क्या आ गया था, आपका शून्य आ गया था। लेकिन यहाँ पर देखना, यहाँ पर आपकी ये वाली धारा को हम तो उपयोग में ही नहीं ला रहे ना, ये वाली धारा को हम उपयोग में ही नहीं ला रहे हैं। हम केवल कौन सी धारा को ला रहे हैं, ये वाली धारा जो कि बाहर निकल रही है। देखो बेसिकली क्या होता है आपका, जो आपकी यहाँ हम धारा लेते हैं ना, धारा का बीजगणितीय योग लेते हैं, ये कौन सी धारा लेते हैं हम, वो वाली धारा लेते हैं जो कि इस बंद पाश के भीतर हो। जो बंद पाश के भीतर जो धारा होती है उसका बीजगणितीय योग होता है इतना। तो हमने बंद पास क्या लिए, ये लिए। अब जब ये वाला बंद पास लिए तो क्या इसके अंदर ये आ रही है, ये वाली धारा आ रही है, बेसिकली आई नहीं, क्योंकि बंद पास के भीतर तो केवल ये वाली धारा आ रही है। मतलब कि यहाँ पर इस बंद पास के भीतर धारा भी है और एक ही प्रकार की धारा है जो कि आपकी ओर आ रही है, जो कि आपकी ओर आ रही है, ये वाली धारा नहीं है, इसलिए यहाँ पर धारा भी उपस्थित है, मतलब धारा का मान तो शून्य नहीं होने वाला। और दूसरा यहाँ पर केवल आपकी ओर आने वाली धारा है, अंदर की ओर जाने वाली धारा नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी धारा का बीजगणितीय योग शून्य नहीं होने वाला। मतलब यहाँ ना कोई तो धारा अवश्य होगी, इतना हमें मालूम है, और उसी धारा का मान हमें निकालना है। ओके, अब देखिए मैं एक बात मान लेता हूँ कि यहाँ पर जो आपने फेरे लगाए हैं, यहाँ पर जो आपने तारों के ऐसे फेरे, देखो ना यहाँ पर हमने क्या बांधे, इस प्रकार से तार बांधे, इसमें से संपूर्ण में से तार बांधे, चालक तार बांधे और तांबे की तार बांधे, तो उसके जो फेरे हैं वो मान ले तो कितने फेरे हैं, n फेरे हैं। यहाँ पर जो फेरों की संख्या है, यहाँ पर जो आपने ऐसे वायर बांधे, ये पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, ऐसे ऐसे जितने भी फेरे बांधे हो तो मैं मान लेता हूँ कि आपने कितने फेरे बांधे हो, n फेरे बांधे हो, ऐसा मैं मान लेता हूँ। अब देखिए बेसिकली थीटा क्या होता है, b और dl के बीच का कोण होता है। बेसिकली dl की दिशा तो मालूम है क्या है, ऊपर की ओर है। अब हम बात करना है b की दिशा। तो देखिए b की दिशा करने के लिए हम क्या करते हैं, धारा की दिशा में अंगुलियों को मोड़ देना, जो अंगूठा होगा वो क्या बताएगा आपको, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो मुझे यहाँ पर क्या देखना है, चुंबक बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा देखना है। तो क्या करेंगे हम, धारा की दिशा में हमें क्या कर देना है, अपने हथेलियों को मोड़ देना है। तो देखो धारा अंदर जा रही है और यहाँ से बाहर निकल रही है, धारा अंदर, देखो ना धारा अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, यहाँ से भी धारा अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, धारा अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। तो धारा की दिशा में उंगलियों को मोड़ दो, मोड़ दिए, अंगूठा आ रहा है ऊपर की ओर, मतलब जो आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा इस बिंदु P पर वो कहाँ होगा, ऊपर की ओर। तो देखिए dl भी उसी दिशा में है और आपका बिंदु B भी उसी दिशा में है ना। तो इनके बीच का जो कोण होगा थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका 0 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। धारा ऐसे तो हो जाएगी, अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। धारा की दिशा में उंगली को मोड़ दीजिए, अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है। तो अंगूठा ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब जो आपका चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर की ओर ही है आपका। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि थीटा का मान कितना है, 0 है। तो रख देते हैं यहाँ पर थीटा का मान आपका क्या हो जाएगा, b dl cos थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री, रख देते हैं 0 डिग्री। ओके, इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू समेशन ऑफ
आई। अब देखिए cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, बी dl इंटू 1 कितना होता है बी dl होता है, तो बेसिकली क्या हो जाएगा बी dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई। अब बी को क्या ले लेंगे हम बाहर ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा केवल dl का समाकलन बच जाएगा म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई। इस प्रकार से हमने किए हैं। ओके, अब देखिए बेसिकली dl का समाकलन क्या हो जाएगा, देखिए dl है आपका केवल इतना सा भाग, dl क्या है इसका इतना सा भाग, जब मैं और एक dl लूंगा और एक dl और एक dl इस प्रकार से dl लेते जाऊंगा तो मुझे इसका क्या प्राप्त हो जाएगा संपूर्ण वृत्त प्राप्त हो जाएगा। और संपूर्ण वृत्त प्राप्त हो जाएगा मतलब मैंने कितनी लंबाई तय कर लिया होगा वृत्त की परिधि के बराबर। वृत्त की परिधि कितनी होती है आपकी 2 पाई इंटू त्रिज्या, क्या होती है 2 पाई इंटू त्रिज्या। देखिए मैं मान लेता हूँ इसके केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी आपकी स्मॉल r है, वो जो दूरी है वो कितनी मान लेता हूँ मैं स्मॉल r मान लेता हूँ। तो बेसिकली dl के स्थान पे क्या लिख दूंगा b इंटू 2 पाई इंटू त्रिज्या। त्रिज्या क्या है इस वृत्त की त्रिज्या देखना है, तो इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है 2 पाई r है, जो कि इसके बराबर हो जाएगी म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई के बराबर हो जाएगी। बेसिकली बात समझ में आई मैं क्या कहने का प्रयास कर रहा हूँ। dl बेसिकली dl के समाकलन का मतलब होता है dl को हमें जोड़ना है संपूर्ण सतह के लिए। तो पहली सतह dl कितनी लेंगे, फिर dl फिर dl फिर dl फिर dl फिर dl ऐसे जोड़ते जाएंगे तो हमें संपूर्ण सतह प्राप्त होगी। संपूर्ण सतह वृत्त होगा, हमने कितनी दूरी तय कर ली वृत्त की परिधि के बराबर दूरी तय कर लिया, वृत्त की परिधि कितनी 2 पाई है, इसलिए इसका समीकरण समाकलन कितना हो गया 2 पाई r हो गया। तो b इंटू 2 पाई r किसके बराबर हो गया म्यू नॉट इंटू समेशन ऑफ आई के बराबर हो गया। अब बेसिकली बात करना है समेशन ऑफ आई की, है ना, इसकी समेशन ऑफ आई क्या होगा। बेसिकली देखो समेशन ऑफ आई का मान कितना होगा, समेशन ऑफ आई होगा जो इस बंद पास के भीतर जो उपस्थित केवल कुल धारा है उतनी, बाकी कुछ नहीं। तो देखो हमें ये जो बाहर वाली धारा है इससे तो कोई मतलब ही नहीं, बाहर वाली धारा से मतलब नहीं, क्योंकि बंद पास के भीतर केवल ये जो आपका अंदर वाला पृष्ठ है उसमें जो धारा की दिशा आपकी हो रहा है वो वाली धारा से मतलब है। हमें बाहर वाले पृष्ठ में जो धारा की दिशा अंदर की उससे हमें मतलब नहीं है, हमें केवल इन धारा से मतलब है। अब देखो एक फेरे में से, यहां से देखना, एक फेरे में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी आपकी आई धारा है। देखिए इस एक फेरे में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है आई है, इस एक फेरे में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है आई है। तो आपके पास कुल कितने फेरे n फेरे है, तो n फेरे में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी हो जाएगी n इंटू आई। यदि एक पैन की कीमत कितनी है 5 रुपए है तो बताइए 10 पैन की कितनी कीमत हो जाएगी, बस 1 का इंटू 10 में कर दो और यहाँ पर भी 10 का इंटू कर दो, 5 इंटू क्या हो जाएगा 10 अपना 50 रुपए। मतलब यदि एक पेन की कीमत मालूम हो तो 10 पेन की कीमत निकाला, 10 इंटू 5 कर दो 7 की निकालो, 7 इंटू 5 कर दो निकल जाएगी। उसी प्रकार से एक फेरे में से प्रवाहित होने वाली धारा मुझे मालूम है आई है, तो n फेरों में से प्रवाहित होने वाली धारा कितनी हो जाएगी n इंटू आई हो जाएगी। ओके, बेसिकली मैंने पहले बता दिया था n फेरे है यहाँ पर। कैसे देखो ये एक फेरा है, इस एक फेरे में से प्रवाहित धारा कितनी है आई है, ऐसे कितने फेरे आपके n फेरे, तो प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी n आ जाएगी। इस समेशन ऑफ आई के स्थान पे क्या रख देते ni रख देते। ओके, तो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा आपका समेशन ऑफ आई की मान कितना है n i है। ओके, अब बेसिकली मुझे b का मान निकालना था तो 2 पाई r को मैं इधर में देता हूँ, तो म्यू नॉट n i 2 पाई r किसमें गुणा में इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा भाग में आ जाएगा। तो बेसिकली जो आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल गया वो कितना निकल गया b इक्वल टू म्यू नॉट n i अपॉन 2 पाई r, जहां पर n क्या है फेरों की संख्या, i क्या है प्रवाहित होने वाली धारा एक फेरे में से, और आपकी r क्या है बेसिकली त्रिज्या है। ओके, तो ये होता है आपका जब बिंदु p कहां पर हो आपका अक्ष पर हो तब आपकी चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब देखना बेसिकली जो n अपॉन 2 पाई r है इसे समझने का प्रयास करना कि ये क्या है आपका n अपॉन 2 पाई r। बेसिकली देखो जो आपका n अपॉन 2 पाई r है ना वो है आपकी एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या। वो कैसे, देखो जो आपके फेरे लग रहे हैं, जो आपके फेरे लग रहे हैं, ये वाला जो आपका फेरा लग रहा है, ये वाला जो आपका फेरा लग रहा है, ये हो गया पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कितने फेरे n फेरे। तो जो आपके n फेरे लग रहे हैं ना, n फेरे लग रहे हैं वो कितनी लंबाई में लग रहे हैं, वो ऑब्वियस सी बात है इतनी लंबाई पे लग रहे हैं। देखो ना इतनी तो लंबाई पे लगेगी ना, ये पहला फेरा भी इतनी ये वाली लंबाई में लग रहा है, दूसरा फेरा भी ये वाली लंबाई में, तीसरा भी ये वाली लंबाई में, चौथा भी इसी वाली लंबाई में, पांचवा भी इसी लंबाई में। तो जितने भी n फेरे हैं वो इस वृत्त की लंबाई में ही क्या है लपेटे हुए हैं। और बताओ इस वृत्त की लंबाई कितनी होगी, जितने की इसकी वृत्त की परिधि होगी, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई r होती है। मतलब ये जो आपके n फेरा है, पहला फेरा भी 2 पाई r में लपेटा हुआ है, दूसरा फेरा भी इस 2 पाई r वृत्त की परिधि में लपेटा हुआ है, तीसरा भी इस 2 पाई r वृत्त की परिधि में लपेटा हुआ है, चौथा भी
लपेटा होगा, पांचवा भी लपेटा होगा, छठा भी इस प्रकार लपेटा होगा, इस प्रकार यदि n फेरे हो तो ये जो आपका है ना 2πr वृत्त की परिधि के ऊपर ही लपेटे हुए, मतलब कि n फेरे कहां पर लपेटे हुए, 2πr वृत्त की परिधि के ऊपर लपेटे हुए। या हम इसे ऐसे बोल सकते हैं कि 2πr लंबाई में कितने फेरे लपेटे हुए हैं, n फेरे लपेटे हुए। ऐसे भी बोल सकते हैं कि 2πr लंबाई में n फेरे लपेटे हुए। देखो ये क्या वृत्त की परिधि क्या है, बेसिकली लंबाई है, तो इस 2πr लंबाई में कितने फेरे लपेटे हुए, ऐसे n फेरे लपेटे हुए, ऐसे बोल दीजिए कि n फेरे 2πr लंबाई में लपेटे हुए। तो बताओ एकांक लंबाई में कितने फेरे लपेटे हुए होंगे, किसमें, एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में ऑब्वियस सी बात है कितने लपेटे होंगे, n/2πr, क्योंकि एकांक लंबाई का मतलब क्या होता है, एक, तो एक का इंटू कर दिए n में, तो n इंटू 1 कितना हो जाता है आपका, n ही होता है, और 2πr का डिवाइड लगा दीजिए। ओके, तो बेसिकली एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी आ गई, n/2πr। समझ में आया? तो भाई n/2πr के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ, एकांक लंबाई में उपस्थित फेरों की संख्या। और एकांक लंबाई में जो फेरों की संख्या मानी जाती है वो कितनी मानी जाती है, स्मॉल n मानी जाती है, तो इसके स्थान पे मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल n। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट n/2πr के स्थान पे स्मॉल n इंटू आई। तो ये हो गया आपका चुंबकीय क्षेत्र का मान। अब देखना बेसिकली परिनालिका के भीतर भी जब हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले थे, परिनालिका के जब आपकी परिनालिका इस प्रकार से थी और इसके भीतर जब हमने चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाले थे, उसका मान निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या लिए थे, आयत लिए थे, तो उसका मान भी इतना था, b = म्यू नॉट इंटू ni। और यहाँ पर भी टोरोइड के भीतर ही तो है, इसके लिए ये क्या है, भीतर ही तो है ना, इसके अक्ष पर हो कुछ भी हो, भीतर ही तो है ना, केंद्र पे नहीं लेकिन भीतर तो है। भीतर में कितना निकला है, म्यू नॉट इंटू ni ही निकला है। तो इस प्रकार से चाहे आप यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालो, क्योंकि टोरोइड का प्राप्त होता है जब हम परिनालिका को क्या कर देते हैं, मोड़ देते, तब टोरोइड प्राप्त होता है। इसलिए टोरोइड में जो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकलेगा वही परिमाण कहाँ भी निकलेगा, आपके परिनालिका में भी निकलेगा। ओके, तो इस प्रकार से हमने टोरोइड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का मान होता है वो देखा। ये एम्पियर के नियम का अंतिम अनुप्रयोग था। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।